नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग आईपीएस अफसरों को वर्चुअल संबोधन में कहा कि हमारे देश में पुलिस सेवा का एक बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री ने आईपीएस अफसरों को सफलता का मंत्र दिया और कहा कि पिछले 75 सालों में ये प्रयास रहा है कि देश में पुलिस सेवा को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसलिए ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पिछले कुछ सालों में उसमें सुधार लाने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की ओर से जारी है। आज देश में जिस तरह की आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं, पुलिस की जिम्मेदारी, उसकी भूमिका, उसके कार्य, उसके कर्तव्य, उसका महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। संविधान के अनुसार पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिए केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस बल की शक्ति का आधार जनता का उसमें विश्वास है, और यदि ये नहीं है तो समाज के लिए ये घातक है। पुलिस में संस्थागत सुधार ही वो कुंजी है जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि जो पुलिस सेवा है उसमें सुधार की जो आवश्यकता है उस पर जोर दिया जाए, उसे देखा समझा जाए। पुलिस रिफॉर्म्स की जो हम बातें कर रहे हैं उस पर उसे अमल में लाया जाए। और आज अपने खास मेहमानों से हम बात करेंगे देश देशांतर के संक में पुलिस सेवा से जुड़े सुधार और जो इसको लेकर समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियां बनी हैं, उनकी क्या सिफारिशें रही हैं, पुलिस सुधार में न्यायालयों की क्या भूमिका है, नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार हैं उनको भी लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल पुलिस महकमे के साथ किस तरह की समस्याएं या चुनौतियां भी हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, आप फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश। सर स्वागत है आपका। साथ ही आरवीएस मनी हैं, आप फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत स्वागत। डॉक्टर विक्रम, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। आज जब हम पुलिस सेवा रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो मौजूदा परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो कितना ज़रूरी ये हो जाता है रिफॉर्म्स, क्योंकि पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अमृता जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रशिक्षण, गुणवत्ता और सबसे आधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब पुलिस के लिए विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता हो गई है जी। क्योंकि वो पुलिस जिसके कानून और उपकरण 150 साल नहीं बदले, कानून नहीं बदले, अब वो अप्रासंगिक हो जाएगी क्योंकि हमारा अंडरवर्ल्ड क्राइम सिंडिकेट्स सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति, साइबर वॉरफेयर के टूल्स उनके पास हैं। और अगर हमने इससे एक जनरेशन आगे की तैयारी नहीं की तो हम बिल्कुल विफल होंगे, जैसा कि हुए थे लगभग 20 वर्ष पहले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2014 में आह्वान किया था स्मार्ट पुलिस का। यह पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट पुलिस का आह्वान किया। इसके बाद पुलिस सुधार की बात अपने व्यस्त कार्यक्रम से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में के स्नातकों को संबोधित किया, यह भी संतोष का विषय है। और पुलिस सुधार की बात अगर करें, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में 7 बिंदुओं की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी। दुर्भाग्य से उसमें हम बहुत कुछ कर नहीं पाए, और अगर हम नहीं कर पाए तो उसके कारण देखें, धर्मवीरा कमीशन, आपने कहा कई कमीशन थे, लेकिन आपने कहा कि अगर उसमें सुधार, उसमें तकनीक, उसमें प्रशिक्षण हो तो वही जो शरीर में, मानव शरीर में प्राण का स्थान है, वही प्रशिक्षण और सुधार का पुलिस विभाग में है। अमृता जी। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम आपने बातें की। और आरवीएस मनी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस बात का जिक्र डॉक्टर विक्रम कर रहे थे कि जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण से लेकर, उनकी आवश्यकताओं से लेकर पूरे पुलिस महकमे को और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने को लेकर भी बात करना लाजमी हो जाता है। और जिसका जिक्र खासतौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी स्मार्ट पुलिसिंग की बात की थी। कितना ज़रूरी हो जाता है आज के समय में स्मार्ट पुलिसिंग? आदरणीय विक्रम सिंह जी ने पहले इसके बात कह चुके हैं कि ये अनिवार्य है, कोई विकल्प नहीं है। आधुनिकीकरण जो है पुलिस सेवा की बहुत ही अनिवार्य है। देखिए
1900 की जो शतक 1900 की जो शतक में या 2000 शतक में जो जिस तरह से अपराध होते थे, उस अपराध के ऊपर काफी कुछ बदल गया है। अपराध करने के तरीके बदल गए हैं, तौर तरीके बदल गए, अपराधियों की सोच बदल गई है, और प्रोपेगेंडा कई मतलब आतंकवाद, साइबर वॉर, नक्सलिज्म और अन्य भिन्न भिन्न चुनौतियां जो है वो उस वक्त हम परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, जो आज जी। हमारे सी बन के खड़ी हुई है। हम्म। और इसका कुछ, और हम क्या करते रहे आज तक, ये बात सत्य है, ये सटीक है कि प्रकाश सिंह जी के भारत सरकार के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, कुछ उसको हम लागू नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा भी कई मतलब मैनन कमीशन और जस्टिस मालेमत कमीशन, कई चीजें हैं, परंतु क्या हमारी आज तक की जो अभ्यास रहा है 2014 से पहले कह रहे हैं, अभी तो काफी होलिस्टिक हो रहा है, परंतु 2014 से पहले कई बार तो हमने भी इस संदर्भ में मैं वचन पत्र समर्पित किया सुप्रीम कोर्ट में। ये मुंबई 2008 के जो घटना घटी, दुर्घटना थी, उसके बाद कई पीआईएल आए और पीआईएल से कुछ पूछा था, उसमें ये चुनौतियां हमारे पास अभी शॉर्ट कमिंग्स थे जी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमने मुंबई हमले के बाद भी जो हमने जो विकल्प ढूंढा, एक तरीके से लेजिस्लेटिव नए नए कोई एग्जिस्टिंग लॉ में संशोधन नहीं किया, नए नए कानून पास किए, उस कानून का इससे जो जोड़ होलिज्म होनी चाहिए वो नहीं हुई। एक नई जांच एजेंसी बनाई, कुछ यूएपीए में हमने संशोधन तब किए, वो पर्याप्त नहीं थे, फिर 2013 में भी किया और पिछले बार 2019 में भी, और भी उसमें सख्ती लाई गई है। अभी भी एक आध उसमें बिंदु कर सकते हैं, वो करने से ये साइबर वॉर वगैरह भी यूएपीए में लाने के लिए उसके लिए विकल्प ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी जो बाकी इस चीज में जहां आदरणीय विक्रम जी ने कहा, उनके साथ में 100% सहमत हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, आज जब हम देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की बात कर रहे हैं और जो देश है उसको अब वैश्विक स्तर पर हर एक क्षेत्र में दूसरे देशों से मुकाबले की बात कर रहे हैं और भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में सुरक्षा जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, प्रश्न और बहुत ही आवश्यक तत्व जो है वो हो जाता है। मैं चाहूंगी कुछ डेटा मैं दे दूं जो पिछले कुछ सालों में जो पुलिस रिफॉर्म के लिए या जो काम किए गए हैं। स्टेशनों की अगर हम बात करें पुलिस स्टेशनों की, तो 15,579 से बढ़ाकर 16,422 हुई है और साइबर पुलिस स्टेशन भी इसमें शामिल है जिसकी संख्या को बढ़ाया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र को भी विकसित किया गया है और इसके लिए कई सारे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगभग 2 लाख से ज़्यादा पूरे देश में लगाए गए हैं। देश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी जो पुलिस स्टेशनों की संख्या उसमें इजाफा किया गया, लेकिन अभी भी जो एक प्रश्न है वो खड़ा है, वो है पुलिस बल पर अभी भी जो है भार यानी कि लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2017 के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 131 पुलिसकर्मी हैं, जो कि स्वीकृत यूएन की जो संख्या है उससे काफ़ी कम है, जिसमें कि 222 की सिफारिश की गई है। आज भी स्थिति, हालांकि कुछ साल बीतने के बाद तस्वीर थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन स्थिति वही है। क्या कहेंगे आप? अमृता जी, आपने बहुत उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैं आपको यथार्थ से जरा परिचय कराना चाहूंगा, थोड़ा कटु जरूर है। आज भी सिपाही से लेकर डीजीपी तक शायद ही ऐसा कोई अधिकारी है जो 15 घंटे से कम काम करता हो। 5 घंटे अगर रात्रि विश्राम मिल जाए तो अपने को खुशकिस्मत मानेगा। तीसरी चीज, अगर वो किसी छुट्टी में चला जाए, चाहे उसके पुत्र या पुत्री का विवाह हो, तो 24 घंटे छुट्टी मिल जाए तो खुशकिस्मत होगा। आपने सही कहा कि हमारे मानक प्रति लाख अगर 131 या 140 जिस दिन हो जाए तो हम अपने को धन्य मानने लगेंगे। एक तो यह है कि वर्क ओवरलोड, स्लीप डिप्राइवेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और फिर हम कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी चिड़चिड़े। हालांकि चिड़चिड़ा होने का कोई औचित्य नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को शिष्टाचार और जनता के मित्र के रूप में अपना परिचय देना होगा, चाहे कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो। लेकिन जो आपने फरमाया है कि हमारे कानून बन गए, थाने बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सीसीटीवी लग जाए, और ये तमाम तकनीकियों का आपने इस्तेमाल किया। हमारे आईपीएस के अधिकारी जो लड़के लड़कियां नए आ रहे हैं, बीटेक एमटेक आईआईटी के आ रहे हैं, बड़े प्रशिक्षित हैं,
लेकिन उसके पीछे जो गुणवत्ता है, 13th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, उसको हम लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे जैसे हम दवा दे रहे हैं, मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, महिला असुरक्षा और बढ़ रही, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाने के बावजूद और निर्भया फंड को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये वो यक्ष प्रश्न है अमृता जी, जिसका समाधान सब कुछ होते हुए भी अगर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो पुलिस के नेतृत्व को इसका जवाब देना पड़ेगा। उससे कोई एस्केप रूट नहीं है। सब कुछ होते हुए भी फिर हम क्रिमिनल्स के नकेल क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हम महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं? आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, ये बहुत ही सुखद एक अनुभूति है, लेकिन अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो निवेश कहां से आएगा? फिर उद्योग कैसे पनपेगा? कैसे हमारी महिला और पुरुष कर्मी अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित पहुंचेंगे, वापस आएंगे? धरना प्रदर्शन आंदोलन अनावश्यक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के आह्वान पर लोगों को डराया धमकाया जाएगा। इससे दूर करने के लिए जरूरी है कि न केवल जो आपने कहा कि उपकरण संसाधन वो तो आपने दिए हैं, लेकिन उसके पीछे जो चिंतन है, दर्शन है, उसको भी और अधिक परिष्कृत करना होगा कि देश प्रेम से ओतप्रोत समाज सेवा को एक अपने साथ आत्मसात करके जब हम आगे बढ़ेंगे। बंदूक आपने AK-47 दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे बैठा कौन है और उसके पीछे जिसका ट्रिगर पे हाथ है, उसका जीवन दर्शन क्या है? वो सब अगर राष्ट्रवादी है तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। अगर अन्यथा है तो मैं कहूंगा उसमें बहुत सुधार की और प्रशिक्षण की और मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अमृता जी। जी, तो ये ज़रूरत जो है वो अभी भी शिद्दत से महसूस की जा रही है। आरवीएस मनी सर, अगर हम बात करें उन चुनौतियों की, क्योंकि सरकार की भी लगातार कोशिश है कि पुलिस जो सर्विस है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हो या फिर किसी एक पुलिस के व्यक्तिगत उसके पर्सनल लेवल पे हो, हर चीज़ में सुधार किया जाए और इससे और काम भी हो रहा है। लेकिन चुनौतियां अगर मैं कहूँ कि वो क्या चुनौतियां हैं जो अभी भी सामने खड़ी हैं आपकी नज़र में? कई चुनौतियां तो एक तो ये पुलिस सुधार के साथ साथ न्यायपालिका का भी सुधार होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 15 घंटे काम करके अपना जो साक्ष्य और प्रमाण जोड़ता है, उसकी से ट्रांसफर होने के बाद 16 साल बाद उसको एविडेंस पे बुलाया जाता है, तब तक इतना काम हो जाता है, उसके स्मरण की एक कैपेसिटी होती है, स्मरण से बाहर हो जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, व्यवस्था है जो पुलिस कर्मियों को ट्रायल कोर्ट में फेस करता है। सिर्फ मैं ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आगे तो एविडेंसेस होते नहीं है। आप विक्रम जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि 12-12 साल 15-15 साल बाद न्यायपालिका के सामने आती है। हालांकि पुलिस के ऊपर यह व्यवस्था है कि 180 दिन में उनको आरोप पत्र दाखिल कर दे, परंतु ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। पहली बात, इसके ऊपर भी पुलिस सुधार से के साथ साथ न्यायपालिका का भी सुधार होना चाहिए, तभी हम लॉजिकल कंक्लूजन तक किसी भी अपराध को ले सकते हैं और अपराधियों का अपनी जगह पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, ये जो नई नई चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के साथ क्या होता है कि जब पुलिस वाले अपने काम करके किसी को लाते हैं, उसके बाद उन्हीं के उनका जो सब चीज भारत सरकार से या राज्य सरकार से एक नए राज बनने के वजह कारण उनको माफी दी जाती है, क्षमा याचना दी जाती है, तो उसमें पुलिस वालों का जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के काम किया है, उनका मनोबल टूटता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। गुणवत्ता वगैरह लाने के लिए कंसिस्टेंसी, ताकि वो मनोबल को, जिसने क्राइम किया वो उसके साथ जो कार्रवाई होनी है होगी, ये नहीं। और तीसरी बात, ये कई बार क्या होता है कि जो टेररिस्ट वगैरह को भटके हुए युवक कह के रिफॉर्म करके हम दोबारा उनको भी किसी ने फोर्स में लाते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। इसको भी सुधारना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। आपके पास उदाहरण है रामपुर के जो CRPF कैंप में जो अटैक हुआ था, उसमें कोई रिफॉर्म्ड टेररिस्ट का भी कुछ काफी हाथ था। ऐसे कई चीजें, तो ये सब मोटी मोटी बिंदु है। लार्ज तरीके में एक तरीके से कंसेंसस होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई भी वोट बैंक की राजनीति हो, ये सब नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो भारत के हित में है। उस हिसाब से संकल्प कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, हमने पुलिस महकमे के सामने जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी चर्चा की, आगे भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कि पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जो
कम्युनिटी पुलिस है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि भारत के कुछ राज्यों में, केरल, असम में कम्युनिटी पुलिस जो है वो वहाँ पर इसका प्रचलन है। कितना ज़रूरी हो जाता है लोगों के साथ, यानी कि जनता के साथ, आम लोगों के साथ पुलिस का वो सामंजस्य, वो समझ और एक दूसरे के प्रति वो भरोसा जो कि बेहद ज़रूरी है? अमृता जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस एक मित्रवत व्यवहार करे। हमारा जो ढांचा है वो पूरी तरीके से सामंती है, और चूंकि सामंती है इसलिए आप जनता को तो छोड़ दीजिए, भूत प्रेत भी कहते हैं कि थाने में आने से घबराते हैं। इस छवि को बदलना होगा, और पुलिस को अगर मित्रवत व्यवहार करना है तो कम्युनिटी पुलिसिंग से अच्छा प्रयोग कहीं हो नहीं सकता। इसका जापान में प्रयोग हुआ है, इंग्लैंड में, विकसित देशों में हुआ है, भारत में भी कई राज्यों ने किया है, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इसके बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग, क्योंकि वो जमाना था अमृता जी जब हम लोग सेवा में याद करते अच्छा पुलिस अफसर कौन, जो आधा कसाई हो आधा इंसान हो। वो जमाने चले गए, वो जमाने बहुत पहले चले गए। अब पुलिस अधिकारी अगर मित्रवत, शालीन और बहुत ही परिपक्व व्यवहार नहीं करेगा तो वो अब अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है आज के समाज में। अब वो कसाई का कोई स्थान नहीं, पूरा एक मित्रवत व्यवहार, और इसके लिए आवश्यक है कम्युनिटी पुलिसिंग। और जाकर के उसके जैसे महिला कॉलेज है, बच्चियों के स्कूल्स हैं, जहां पर अधिक महिलाओं का आना जाना रहता है, जहां पर संवेदनशील है, जहां पे अपराध घटित होते हैं, चेन स्नैचिंग, वहां पर जनता से मिल करके, लोगों से बात करके, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स, अगर कहें कस्टमर की, कंज्यूम उसकी भाषा करें व्यापार की, तो जनता हमारी कस्टमर। हमने कस्टमर का फीडबैक का सिस्टम नहीं किया, क्योंकि मालूम है मोनोपोली सर्विस है हमारी, जाओगे कहां, थाने ही तो आओगे। तो इसलिए जरूरी है जनता का फीडबैक वो कम्युनिटी पुलिसिंग से आएगा। जनता क्या चाहती है, कम्युनिटी पुलिसिंग से आएगी। इसलिए हम ये चाहेंगे कि प्रत्येक राज्य और जनपद में कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रयोग को पूरे शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ाएं, और इसके मैं कह सकता हूं अपने अनुभव से कि इसके बड़े सकारात्मक और अच्छे परिणाम आएंगे। जनता विश्वास में आएगी, सूचना जो आपको मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, तो कम्युनिटी पुलिस जो है वो जनता के साथ पुलिस का मित्रवत व्यवहार, वो भरोसा, वो सामंजस्य बहुत ज़रूरी है जब हम कानून व्यवस्था को स्थापित करने की बात करते हैं। और इसका प्रयोग हालांकि अब शुरू भी हो चुका है, ज़रूरत है कि इसको और बढ़ावा देने की और इसको सपोर्ट किए जाने की। आरवीएस मनी जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम पुलिस सर्विस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अभी भी किस तरह की चुनौतियों पे हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमे के सामने वो यक्ष प्रश्न या वो समस्याएं कौन सी हैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, वो पहले तो मैंने कह दिया कि अगर पुलिस को अगर जनता का विश्वास जीतना है तो उसके साथ साथ न्यायपालिका का सुधार बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। कारणवश यह है कि वो उसके अंदर अगर 15 साल अगर ट्रायल में ही चलना है तो ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी है, उसको अपने, एक तो उसका अपना स्वयं समय व्यर्थ होता है। वो प्रमोशन में चले जाए, कहीं और चले जाए, तो भी उसके साथ एक चुनौती हो जाती है कि वो जाके वापस हर चीज वहां पर जाके स्टेटमेंट करे, कई चीजें, ये बहुत बड़ा जरूरी है। दूसरी जो है प्रशिक्षण, क्योंकि पुलिस का जो महकमे का कई तरीके के कार्य शैलियां हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, प्रोसिक्यूशन अलग है, लॉजिस्टिक्स अलग है। देखिए, एक 30 साल के कार्यकाल के अंदर इन सब एरिया में उसको अपने तरीके से विशेषज्ञता पाने के लिए जो पर्याप्त जो प्रशिक्षण है, वो कंटेंट ऑफ द प्रशिक्षण। तीसरा जो है पब्लिक रिलेशंस, कैसे आप कह रहे थे विक्रम जी कि मित्रता से उनके वो चलना, संबंध होने चाहिए जनता के साथ। इसमें कई चुनौतियां कि कई बार क्या होता है कि ये जो संगठित अपराध गुट, जितने ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बोलते हैं, वो कहाँ से पनपता है? वो हमारे बीच में से एक आदमी पनपता है जो छोटे छोटे अपराध से बढ़ता हो जाता है। उस वक्त अगर इस तरीके का कान खुले रखें तो उसमें जो समन्वय होनी चाहिए जनता के साथ, वो भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे छोटे छोटे कुछ कदम निकल तो आगे जाके उसका बहुत बड़ा परिणाम, अच्छा परिणाम होगा और बहुत बड़ा परिणाम होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल। और समय समय पर जिसकी चर्चा हम कर भी रहे थे कि समय समय पर विभिन्न समितियां, विभिन्न आयोग जो हैं वो गठित किए जाते रहे हैं पुलिस सर्विस रिफॉर्म के लिए, चाहे वो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी डॉक्टर विक्रम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जाँच करे। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक की एक स्थान पर जो कार्यावधि है वो 2 वर्ष सुनिश्चित की जाए ताकि वो उस जगह को अच्छी तरीके से समझ सके और एक बॉन्डिंग के साथ वहां पर काम कर सके। ये जो ट्रांसफर वाली जो एक लगातार स्थान का तबादला होता रहता है, इस पर भी अंकुश लगाने की बात उन्होंने कही थी। साथ ही थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक की जो चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित किया जाए, उनको सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाए। ये गाइडलाइंस जो है मैं आपसे समझना चाहूँगी किस हद तक जो मौजूदा पुलिस प्रशासन है उस पर लागू हो पाई हैं। अमृता जी, आपने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है और मैं अपने कर्तव्य से विमुख होगा अगर इसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर न दूं। 7 बिंदुओं के बारे में आपने कहा है। 7 बिंदुओं के बारे में जब सर्विंग चीफ जस्टिस ये कहे कि मैं क्या करूं अगर मुख्यमंत्री देश के हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरे सर्विंग चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म सीम टू बी गोइंग ऑन एंड ऑन फॉर एवर। इसके आलोक में देखिए, जब सर्विंग चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं हम चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। दुर्भाग्य से इसके बारे में आदरणीय प्रकाश सिंह साहब ने एक लेख लिखा था कि शायद ही ऐसा कोई राज्य है जिसने पूर्ण रूपेण इस पे अनुपालन सुनिश्चित किया हो। और अगर इसको ग्रेडिंग 10 में करें तो 10 में जहां हमारा फिगर 9/10 होना चाहिए था, हम आज भी कहीं 2.5 और 3 के बीच में अटके हुए हैं। ये हम अपने ऊपर कम से कम इतनी कृपा कर लेते कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसमें कोई विकल्प नहीं है। ये एक देश का कानून है, इसको अनुपालन करना इसकी अनिवार्यता है। जो भी कारण हो, क्योंकि जो कारण है उसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, होशियार को इशारा काफी है। जो कारण है सभी चाहते हैं कि पुलिस उनके गिरफ्त में रहे, लेकिन गिरफ्त में अगर रहेगी तो गिरफ्त कानून की गिरफ्त में पुलिस को रखें, व्यक्तिगत गिरफ्त में पुलिस को न रखें। और अगर कानून की गिरफ्त में पुलिस रहेगी तो वो सबकी सुरक्षा करेगी। जब सब सुरक्षित होंगे तो हम सब, आप सभी सुरक्षित होंगे। वरना एक वर्ग सुरक्षित और बाकी सब देश असुरक्षित, तो उसमें राष्ट्रहित का ये विकल्प नहीं है। राष्ट्रहित का यही है सुप्रीम कोर्ट के 7 बिंदुओं के दिशा निर्देश का निष्ठापूर्वक अक्षरशः अनुपालन और शीघ्रता। 4 बिंदुओं में तो अमृता जी कोई वित्तीय भार भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ शासनादेश लागू करना है। बाकी 3 में जो थोड़ा बहुत वित्तीय भार है वो हमारा देश संभाल सकता है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे तो देश, पूरी दुनिया समझेगी कि हमारी पुलिस व्यवसायिक दक्ष है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है और सुरक्षा देने में समर्थ और सक्षम है। अमृता जी बिल्कुल। आरवीएस मनी सर, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी एक क्लोजिंग आंसर आपसे ले लूं। चूंकि हम जानते हैं संविधान के अनुसार जो पुलिस व्यवस्था है वो राज्यों का विषय है। ऐसे में कई बार देखते हैं कि अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच ही सामंजस्य की कमी या क्लैशिंग्स हो जाती हैं। फेडरल हमारा जो सिस्टम है केंद्र का राज्यों के साथ, उसमें आप इस पुलिस की जो ये पूरी सामंजस्य व्यवस्था है उसको किस तरीके से देख रहे हैं और इसमें भी किस तरह की सुधार या फिर कहें इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर तो आज भी केंद्र राज्य सूची में है, मगर जिस हिसाब से जो पिछले 5-6 दशक में जिस तरीका से अपराध भिन्न तरीके के हैं और ट्रांस स्टेट क्राइम्स हैं, नारकोटिक्स है और फेक करेंसी है, इनको एक अलग क्लासिफिकेशन करके इनको केंद्र सूची में डाल दे तो पुलिस के ऊपर उतना हद तक, जैसे इवन आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये सब केंद्र सूची में डाल दे ताकि उतने हद तक जो राज्य के जो जनता की सेवा में लगी हुई है उनका बर्डन कम हो जाए, उनके ऊपर बार कम हो जाए, वो ज्यादा वो एकाग्रित तरीके से रह सकते। और इसी तरीके से जो मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ, न्यायपालिका और पुलिस सुधार दोनों साथ साथ चलना चाहिए और इसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। वो एक विकल्प, वो अनिवार्य है, तभी जाके पुलिस का इफेक्टिविटी बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। पुलिस सेवा सुधार की जो हम बात कर रहे थे, कई बिंदुओं पर हमने बातचीत की कि किन किन स्तरों पर सुधार की ज़रूरत है और किन चुनौतियों को अभी भी हम सामने देख रहे हैं जिससे पार पाना ज़रूरी है। पुलिस व्यवस्था को आज एक नई दिशा, नई सोच और नए आयाम की ज़रूरत है। समय की ये मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो,
समाज के सताए हुए और वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने और साथ ही साथ समाज, जनता यानी आम लोगों की भी के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपनी पुलिस में विश्वास रखें। जिस कम्युनिटी पुलिस की बात की जा रही है उसमें जनता, आम लोगों और पुलिस के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति हो, एक दूसरे पर भरोसा हो। और सरकार के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है कि जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हर उस बिंदु पर काम करें जहां से पुलिस जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।